मेरी कलम से छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग में आती हैं, हमारे आसपास होती हैं, उन पर वो गहरी दृष्टि रखती है। मेरे ख्याल से अंबिका जी के गांव के चक्कर बहुत लगते हैं क्योंकि पिछली बार मैं जब गांव गई थी तो गाय हमारे दरवाजे पर, गांव में सबके दरवाजे पर गाय होती थी, लेकिन अब की बार वो जो गाय थी गायब थी। सवाल का जब जवाब मिला ये कि अब हम आ नहीं सकते, खिला पिला नहीं सकते या दूध नहीं देती है, इसीलिए छोड़ दिया जाता है उनको। तो उनकी एक कविता है गौ की व्यथा शीर्षक नाम की उन्होंने कविता लिखी है। कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। जब तक दूध दही में देती, जब तक दूध दही में देती, घर में मुझको रखते हैं, नहीं काम की जब मैं रहती, मुझको बाहर करते हैं। मानवता को भूल आज मानव न तनिक लजाते हैं, मानवता को भूल आज मानव न तनिक लजाते हैं, जो मेरे बेटे कहलाते हैं वो मुझे काट कर खाते हैं, वो मुझे काट कर खाते हैं। हे बंसीधर अब सुध ले लो, हे बंसीधर अब सुध ले लो, तुम आकर अपनी गैया की क्यों भूचड़ खाने पार रही है भूमि कृष्ण कन्हैया की, या भूमि कृष्ण कन्हैया की। तो गाय के प्रति जो इनकी संवेदनाएं हैं कितनी अच्छी तरह से झलक आती है। बहुत बड़ी कविता है जिसमें से मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। इसी के साथ मैं संजय निराला जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। 25 सालों की इंडियन नेवी को सेवा देने के बाद वो बैंक में कार्यरत है और 2018 से साहित्य से जुड़े हुए हैं और आजकल वो मुंबई थाने में रह रहे हैं। आपका स्वागत है संजय निराला जी, आप मंच पर आए और अपना वक्तव्य, अपनी बात रखिए किताब से संबंधित। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि अंबिका जी का आवाज़ वो जो हो रहा है आज मैं आपकी आवाज़ आ रही है। अगर मैं अंबिका जी के बारे में बात करूँ तो अंबिका जी वो शख्स हैं साहित्य के क्षेत्र में मैंने लगभग 400-500 जान पहचान 400 से 500 लोगों से मेरी जान पहचान है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा पहला शख्स जिससे मेरी जान पहचान हुई थी वो अंबिका जी। और अंबिका जी के बारे में जितना मैं समझ पाया और जितना इनसे बातचीत हुई, ये बहुआयामी प्रतिभा की धनी है और इनकी रचनाओं में समाज का ऐसा कोई भी कोना, ऐसा कोई भी विषय छूटा नहीं है। बहुत अच्छा लिखती है और बहुत सटीक लिखती है और बहुत त्वरित भी लिखती है। और अक्सर मेरी इनसे बातें होती रहती है। पिछले 1-1.5 सालों में काफ़ी बात कम हो गई है, तो मेरी बताने की जरूरत है। लेकिन इनकी जो लेखनी है इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। एक साहित्यकार के जीवन में ये सबसे स्वर्णिम क्षण होता है जब उसकी पुस्तक प्रकाशित होती है या उसका विमोचन किया जाता है। मैं सबसे पहले तो अंबिका जी को बहुत बहुत ही बधाई दूँ कि पुस्तक का विमोचन हुआ है और बहुत ही स्वर्णिम सा क्षण है आपके लिए, बधाई स्वीकार करें। और जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हूँ और उन्होंने खास करके हर सब्जेक्ट को टच किया है, हर सब्जेक्ट में लिखा है और विशेषतः स्त्री के जो मनोभाव को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। और साहित्य एक तरफ, उनकी पर्सनल जीवन एक तरफ और जैसा इनका जीवन चला है, जैसा इन्होंने निर्माण किया है अपने परिवार में और उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को साहित्य के क्षेत्र में यहाँ तक लेके आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके कोई स्त्री, क्योंकि जैसा मैडम ने बताया कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ डिफेंस, या तो मैंने 25 साल सर्विस किया है, तो हमारे लिए हम लोग सबसे कभी भी हम जब जाते हैं तो हमको हमें जो कोई लेडी दिखती था उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। ये हमारे खून में डिफेंस के खून में। तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि इन काफ़ी कठिनाइयों भरे रास्तों से चलते हुए यहाँ तक ये पहुँची है। तो मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि अंबिका जी आप बस ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और ये थोड़ा गलत होगा
रचना मेरी काफ़ी भाई थी, तो इनकी रचना का मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। बहुत अच्छी लगी मुझे ये रचना इनकी। इनकी एक शिकायत है, और शिकायत में आप लोग पढ़ना चाहते हैं क्या शिकायत है। किस्मत से शिकायत है जहाँ को जाने क्यों, किस्मत से शिकायत है जहाँ को जाने क्यों, है नहीं रब की इनायत जाने क्यों, है नहीं रब की इनायत जाने क्यों। वो शिकायत भी है और उनको संदेश भी है। कर्म खोटा है मगर, कर्म खोटा है मगर फल चोखा ही मिले, कर्म खोटा है मगर फल चोखा ही मिले। आप तो चोरी करें औरों को हिदायत जाने क्यों, आप तो चोरी करें औरों को हिदायत जाने क्यों। बेच कर खुददारी, बेच कर खुददारी सर्व गिरवी रख दिया, बेच कर खुददारी सर्व गिरवी रख दिया। रूह की चिंता नहीं, रूह की चिंता नहीं, बदन की हिफाजत जाने क्यों, बदन की हिफाजत जाने क्यों। कब्जा जमाया है जो दिल पर हुकूमत हर घड़ी, कब्जा जमाया है जो दिल पर हुकूमत हर घड़ी। छोटी छोटी बातों में भी इजाजत जाने की, इजाजत जाने की। और तुम लोग दान करते लाख, इसमें एक अच्छा संदेश भी है। और मैं मानता हूँ कि आजकल तो साहित्य की किताबें हम लोग यूट्यूब करवा लेते हैं अच्छा क्या के लिए, और वैसा आप सब लोग सहमत होंगे मुझसे, पढ़ने वाले ज़्यादा नहीं हैं। तो एक ज़माना था पहले लोग पढ़ते थे नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी रचनाओं से, अपनी किताबों से अपने आसपास के लोगों को भी अगर हम लोग उसमें ढाल सकें, उनको परिवर्तित कर सकें एक साहित्यकार के रूप में, तो आपका कर्तव्य है वो सफल हो जाता है। तो अंतिम 2 लाइन, दान करते लाख, दान करते लाख और हक मांगते सरकार से, दान करते लाख और हक मांगते सरकार से। अर्थव्यवस्था पर चर्चा दिखाई भाई को अदालत जाने की, भाई को अदालत जाने की। तो अमिता जी एक बार फिर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि आपका साहित्यिक जीवन ऐसे ही दिन की बात 24 तरक्की करता रहे, आप ऐसे ही साहित्य के क्षितिज पर विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी। अम्बिका जी के साथ मैं सोशल मीडिया पे जुड़ी हूँ और लगभग 1 साल से हमारी बातचीत चल रही है। तो जब कभी कभी इनका फ़ोन आता है या मैं फ़ोन करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई ज़रा कुछ कदम बॉम्बे में भी रखा करो, कभी मुजफ्फर, कभी पटना, कभी बिहार, कभी दिल्ली, ऐसे इनकी यात्राएं हमेशा चलती रहती हैं। बड़े बड़े मंचों से ये कविताएं पढ़ती हैं। और मैंने पूछा इनसे, अच्छा एक बात बताओ, तुम बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के निकल देती हो, कोई कुछ होता नहीं है क्या? तो वो कहते हैं नहीं, पति का, परिवार का पूरा साथ है। तो ये जो कविताएं उनकी निकली है पुरुषों पर, तो शायद वहीं से आई है कि उनके पति का पूरा साथ है, सहयोग है, जिसकी वजह से वो अच्छी कविताएं पुरुषों के बारे में लिख पाए। आगे मैं हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में देवमणि पाटिल जी को मंच पर इन फैज साहब की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। बाकी सारी कविताएं मेरी कलम से अम्बिका जी की थी, सिर्फ ये जो है वो फैज साहब की है, क्योंकि सर बहुत पसंद है वो। कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ की गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ की गुलशन का कारोबार चले। अभी आप माइक आपकी बहुत अच्छे आइए राकेश जी, आपका स्वागत है। यहाँ भी मत हो, बैठ जाइए, बस 5 मिनट में सत्र समाप्त हो रहा है। राकेश बक्सी जी पधारे हैं, आपका स्वागत है। तो चलिए हम क्या बोलते हैं, जहाँ पहुँचे थे मधुबाला जी ने खूबसूरत शेर के साथ मुझे आमंत्रित किया। गुलों में रंग भरे बातें नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये जो कारोबार शब्द लेकर के आए थे साहब, ये एक प्रकार से नया प्रयोग था
और ये शेर बताता है कि आपके दिल की भावनाएं शामिल हो तो वो रचना कालजयी बन जाती है। और ये ऐसा शेर नहीं कि सुनते ही जिसमें ताली बज जाए या वाह वाह, लेकिन इसमें जो उन्होंने भावनाएं अपनी शामिल की है तो इसको लोग जो है वो जिंदा थे तभी बहुत सारे लोग गुनगुनाते थे और उनकी गैर हाजिरी में आज भी लोग इसको गुनगुनाते हैं, सुकून मिलता है। तो ये जो किताब है अंबिका झा की मेरी कलम से, इन्होंने इसमें अपनी दिल की भावनाओं को शामिल किया है और इस तरह से शामिल किया है कि जैसे दूध में शक्कर घुल करके इसको एक मिठास देती है, उसी तरह इन्होंने अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को ऐसे ऐसे विषयों के साथ शामिल किया है कि उसमें एक अलग तरह का असर पैदा हो गया है। तो इसलिए इनकी कविताएं पढ़ते हुए किसी भी पाठक को अच्छा लगेगा कि जिस दुनिया में मैं रहता हूँ, जिस माहौल में मैं जीता हूँ, अंबिका झा उसी माहौल की बात कर रही है। इनके यहाँ बहुत सारी कविताएं चरित्रों पर लिखी गई है, उसमें सावित्री फुले भी शामिल है, अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल है, राम कृष्ण और शिव भी शामिल है। तो इन्होंने जो कुछ बचपन से लेकर के आज तक देखा है उन चीज़ों को अपनी कविता में शामिल किया है। तो कविता जो है एक जब गृहिणी लिखती है तो उसकी रचनात्मकता का और भी स्वागत होना चाहिए। जैसे हमारे सामने बैठी है पूनम विश्वकर्मा है, आभा दवे है, शोभा स्वप्निल है, ये भी गृहिणी है, अपने घर का कामकाज देखती हैं। उसी तरह अंबिका झा भी अपने, उनकी बेटी सुजाता भी यहाँ मौजूद है, तो अपने घर का कामकाज देखती है और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए जब वो रचनात्मकता से, सृजन से खुद को जोड़ती है तो ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ बात है। तो इसके लिए मैं अंबिका जी को बधाई देता हूँ। और जब हम रचनात्मकता से जुड़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हमारी शामिल होती हैं। एक तो हमारा अनुभव होता है, दूसरा निरीक्षण ऑब्जर्वेशन होता है और तीसरा अध्ययन होता है। तो ये निरीक्षण बहुत अच्छा किया है कि किसी परिवार में जब दूसरा कविता का सत्र होगा तो इन्होंने पुरुषों के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी है कि वो कैसे पूरा घर का कामकाज करते हैं, घर की देखभाल करते हैं। दूसरे सत्र में सुनाएंगे जो आपको 22 नंबर पेज पे करता है, ठीक है। तो ये जो है इनका जो निरीक्षण है नारी के बारे में, तीज त्योहार के बारे में, उत्सवों के बारे में और घर परिवार के बारे में, वो निरीक्षण बहुत अच्छा है। इनका जो अनुभव है कि लोग कैसे किसी के व्यवहार का आकलन करते हैं, कैसे किसी को देखते हैं, तो निरीक्षण भी बहुत अच्छा है। बस इनको ज़रूरत है कि थोड़ा सा अपने अध्ययन की सीमा और बढ़ाएं। जब हम एक रचनाकार, एक कवि बनने जा रहे हैं तो अगर आप कवि हैं तो आपको गीत गज़ल सब पढ़ना है, साथ में उपन्यास भी पढ़ना है, इतिहास, धर्म और दर्शन भी पढ़ना है। तो इससे आपके भीतर का जो अंतस है वो समृद्ध होता है और आप आगे बढ़ते हैं। तो बस यही इनको मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा सा पढ़ने की और आदत डालें। तो जिस ये राह पे चल रही है, उस राह पे चलते हुए इनका कद और ऊंचा दिखाई पड़ेगा और ये भीड़ में भी दूर से नजर आएंगी। तो जो कुछ लिखा है अच्छी भाषा में, अच्छी शैली में लिखा है इन्होंने, और एक ज़रूरत होती है अपने आप को निरंतर मांझने की, तो वो मांझने की, चमकाने की वो कोशिश करते रहेंगी। और गृहिणी को जो बर्तन चमकाती है उसको और भी ज़्यादा उसमें हुनर होता है चीज़ों को चमकाने का। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब अपनी अगली किताब के साथ आपके सामने आएंगी तो वो हुनर, वो चमक उनमें और ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो अभी राकेश बख्शी जी आ रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा उनके साथ